आज चाय विथ राय पे एक बेहतर सोच के साथ एक यूथ को कुछ बेहतर देने की संभावनाओं के साथ चाय विथ राय शुरू किया गया, जिसमें आज हमारे साथ हैं श्री मनीष पांडे जी, जो यंगिस्तान के चेयरमैन हैं, श्री राम जन्मोत्सव समिति के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। तो मनीष पांडे जी का हम स्वागत करते हैं इस कड़ी में चाय विथ राय में। सर नमस्कार, आपने मुझे यहाँ चाय विथ राय में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पांडे जी, बगैर किसी हम इधर उधर की बातों के सीधे हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यूथ को अगर कोई दो खूबसूरत बातें आप बताना चाहें तो सबसे पहले यूथ को बताएं कि क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि यूथ जो है वो चेंज को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, और मुझे लगता है चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है कि अगर 12 बज रहे हैं तो ये पक्का है कि 12:01 होंगे। तो सबसे बड़ा जो एडेप्टिव जो एक किसी भी सिचुएशन को जो अडॉप्ट करने की जो स्किल है वो यूथ के अंदर होती है, और वक्त के साथ चलना यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो भी यूथ है सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं, हुनर बहुत है। अगर आज हम शिक्षक दिवस में आज हम यहाँ हैं, तो शिक्षक दिवस में गुरुजनों का जो एक मार्गदर्शन रहता है, निश्चित तौर पर आने वाले जीवन में ना सिर्फ पढ़ाई के लिए पर आने वाले हर मोड़ पर वो ज़रूरी होता है। तो यूथ को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, और जो उन्होंने पाथ दिखाया है उस पाथ पे निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्टूडेंट सेल्फ बिलीव रखे अपने ऊपर, कि अगर उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, पर वो अगर एक चीज़ को सोचे कि उसके अंदर सेल्फ बिलीव आ जाए उस काम को करने के लिए और उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो हमेशा आगे अग्रसर होता है। मनीष पांडे जी बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये बता रहे हैं, सेल्फ बिलीव सिस्टम पे यूथ को अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यूथ चेंज को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है। कोई भी चेंज होता है तो यूथ बहुत जल्दी उसे ग्रास्प करता है, उसे अपने अंदर लेता है। तो मनीष पांडे जी ये बात बड़े सुंदर अंदाज में आपके बीच में रख रहे हैं। मनीष पांडे जी, मैं चाहूँगा आप भी यूथ हो, युवा के बीच में रहते हो, ऐसा नहीं लगता है कि कई बार युवा सपने ऐसे सपने देखता है शायद जिसको हकीकत में बदलना कठिन हो? सर सपने ऐसे ही होते हैं जो हकीकत में नहीं होते। हकीकत और सपनों में बहुत बड़े का एक चेंज रहता है कि अगर आपने आँख बंद कर लिया तो वो सपने हैं, अगर आपने आँख खोल लिया तो हकीकत है। तो हमको आँख खोल के उस सिचुएशन पे जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उस अचीवमेंट के लिए आपको काम करना ज़रूरी है, और हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करने जाओगे तो बहुत सारी बाधाएं, सामाजिक बाधाएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिस पे आपको लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। पर जिस समय आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो निश्चित ही नहीं कर पाओगे, और जिसने आप ये सोच लिया कि मैं कर पाऊँगा तो वो जो आपके मन की चीज़ें वो हिस्ट्री बन जाती है, और लोग उसको हकीकत मानते हैं और लोग उसकी चर्चा करते हैं। बड़ा सुंदर अंदाज में ये इस बात को रख रहे हैं आपके सामने कि आंख बंद करोगे तो सपने बनेंगे, और आंख खोलते हुए उस सपने को देखने की कोशिश करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से अगर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर से आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। मनीष जी, ये कोरोना काल है, इसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इस परिस्थिति से बच्चा अपनी शिक्षा को कैसे जारी रखे और कैसे आगे बढ़े? आज हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम ई वर्ल्ड की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम जब पहले 5 महीने पहले की स्थिति बनाए तो हम रूबरू आके हम पढ़ाई करते थे, पर अब हमको एक माध्यम से पढ़ाई करना पड़ रहा है। माध्यम कोई भी हो, शिक्षा वही है। लोगों को इस चेंज को अपने अंदर एडॉप्ट करते हुए इस शिक्षा को ग्रहण करना है, और मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगा कि बहुत पॉजिटिवली यूथ ने भी रिएक्ट किया है कि जिस तरीके से यूथ इस चेंज को एडॉप्ट करते हुए जो पॉजिटिवली इस चीज़ को लेते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, वो मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ यूथ को कि आप बिल्कुल हिम्मत से आगे पढ़ाई करिए।
और यूथ को एक और चीज़ सोचनी चाहिए कि हमेशा अगर आप कोई चीज़ फ्यूचर की चीज़ों को आप सोच रहे हैं तो प्लान ए और प्लान बी दोनों रखना चाहिए। कि प्लान ए कि अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और प्लान बी कि अगर ये नहीं हुआ तो हमको क्या करना है। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, अब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे दिया, आप पढ़ लिए, अब आप फ्री बैठे हैं कोरोना के समय में, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरी तरफ सोचना चाहिए कि अब शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप पीजी कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप अपने आप को मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, आपको सेल्फ एनालाइज करने का बहुत बेहतर समय है और उस समय को यूटिलाइज करते हो आगे बढ़ सकते हो। तो मेरी यही सोच है कि यूथ को इस चेंज के साथ एडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यूथ के बारे में मनीष पांडे जी बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि आप ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न पूछना चाहूंगा मनीष जी कि आपने भिलाई में एक यंगिस्तान के नाम से और उसके आप चेयरमैन हैं, और यहाँ पे आपने न केवल एक स्पोर्ट्स को जन्म दिया बल्कि वो स्पोर्ट्स पूरे भारतवर्ष में, विश्व में कई जगह देखा गया। न्यू स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से आपने फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया यंगिस्तान के बैनर तले। तो आपकी नजरों में शायद भिलाई यंग है इसलिए यंगिस्तान ध्यान में आया, या यंगिस्तान शब्द कहाँ से आपको सूझा भिलाई के लिए? सबसे पहले तो सर यंगिस्तान, हम बात करते हैं भिलाई हिंदुस्तान का एक मिनी स्वरूप है, तो ये यंगिस्तान शब्द भी मुझे लगता है कि आपके इंस्टीट्यूशन से ही मुझे मिला। और उस समय यूथ की बात होती थी तो हम यूथ में एनर्जी ढूंढते हैं, हम यूथ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो ये नाम वहीं से आया कि अगर हम किसी को इंस्पायर करें बाय वन वर्ड तो वो यंगिस्तान होना चाहिए। और यंगिस्तान की जब आपने कहा कि सर फ्लड लाइट टूर्नामेंट जो हमने कहा, वो एक बड़ा मतलब अच्छी चीज आप लोगों ने एक शुरुआत की, और पहली बार शायद भिलाई के होने वाले टूर्नामेंट को पूरे विश्व में देखा जा रहा था, कंट्री के काफी जगह देखा जा रहा था और लाइव देखा जा रहा था। तो ये दिमाग में आपके कहाँ से आया? सर मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ठीक था, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बेस्ट था, बहुत अग्रणी था। एक एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ में स्पोर्ट्स में मेरी रुचि शुरू से रही है, और स्पोर्ट्स में रहते रहते मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। क्रिकेट के साथ जो हमारे जो साथ वाले जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट को एज अ करियर देखते थे, और मैं शुरू से क्रिकेट को अपने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मानता था, पर मेरा करियर और मेरा ध्यान लोगों के लिए था, सोशल सर्विस में था, और लोगों को सर्व कर सकूं ये मेरा पहला लक्ष्य था, पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्रिकेट था। तो वो चीज़ मेरे दिल में हमेशा से थी कि भिलाई का जो बच्चा है, उस समय रणजी ट्रॉफी की एफिलिएशन हमारे छत्तीसगढ़ को नहीं मिली थी, और एज ए करियर लोग अंडर 23 तक खेल पाते थे, और ऐसा कोई भी बड़ा मंच छत्तीसगढ़ में नहीं था। और कर्नाटक प्रीमियर लीग हुई, तमिलनाडु प्रीमियर लीग हुई, और उसकी ब्रॉडकास्ट सोनी टीवी में और स्टार स्पोर्ट्स में आए। तो वो एक बहुत बड़ा मंच मिला कि वहाँ से तमिलनाडु प्रीमियर लीग से आईपीएल में लोग गए, कर्नाटक प्रीमियर लीग एक प्लेटफॉर्म बना और वहाँ से लोग आईपीएल में गए। तो मैं इस चीज़ पे भी कहना चाहूँगा कि हमारी यंगिस्तान की पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया उस क्रिकेट लीग के लिए। मुझे याद है कि हमने 8 महीना उसमें पूरे उस कॉन्सेप्ट को बनाने में लगाया, और पूरी टीम उसमें टीम वर्क की तरह काम की, और सभी यूथ को उसमें प्लेटफॉर्म देने का भी काम किया गया। और उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आज आईपीएल में भी उसमें शुभम अग्रवाल करके प्लेयर थे जो उसमें क्रिकेट लीग में खेले थे, उनका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद रणजी की एफिलिएशन हमको मिली, आज रणजी टीम में मैक्सिमम प्लेयर जो क्रिकेट लीग में खेले थे आज रणजी टीम में है। तो ये प्रयास एक था मेरा कि यूथ को एनकरेज, न केवल प्रयास रहा बल्कि ये खुली हुई आंखों से देखा हुआ एक सपना था, एक स्पोर्ट्स
में रुचि रखने वाले मनीष पांडे जी का सपना था, जिसको इन्होंने हकीकत में बदला और न केवल रणजी ट्रॉफी तक हमको मान्यता मिली, बल्कि उस प्रीमियम लीग में खेलने वाले बच्चे आईपीएल खेल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही ऊंची और बहुत ही उम्दा सोच है। मनीष जी, हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे स्टूडेंट यहाँ पढ़े और पढ़ करके आज समाज के क्षेत्र में भी या सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। अगर भिलाई के लिए कुछ बेहतर करने की बात आएगी तो आपके ध्यान में क्या है, क्या करना चाहेंगे भिलाई के लिए आप? मैं सर भिलाई, सबसे पहले भिलाई के बारे में 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि भिलाई एक ऐसा शहर है जो 365 दिन चलता है। मैं अगर ये कहता हूँ 365 दिन चलता है तो वो अपनी कल्चरल जो एक धार्मिक जो सौहार्द है जो हमारे यहाँ पे ओणम भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, पोंगल भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, दुर्गा पूजा भी मनाया, दशहरा भी मनाया जाता है। सबका जो स्तर होता है और लोगों में जो एक भाईचारे वाली बात है कि हम सब मिलके हर आयोजन को करते हैं और ये 365 दिन ऐसे कल्चरल और धार्मिक कार्यक्रम हमारे भिलाई के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये भाईचारा हमेशा भिलाई के लिए बना रहे, ये सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस देश के मिनी स्वरूप के रूप में भिलाई को जाना जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं भिलाई के लिए सोचता हूँ कि भिलाई में आज एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन हब के रूप में भिलाई डेवलप हुआ है। खेल के क्षेत्र में भिलाई ने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हनुमान अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी भिलाई ने प्रोड्यूस किए हैं। कल्चर के क्षेत्र में कहूँ तो कल्चरल क्षेत्र में भी भिलाई बहुत अग्रणी रहा है। मेरा एक सपना है कि भिलाई के अंदर निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए, और जिस तरीके से हम आईआईटी की बात करते हैं और जिस तरीके से हम बाकी संस्थानों की बात करते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज खुलना, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना यहाँ पे आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है, और आने वाले दिनों में ऐसा खुलना चाहिए। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा एज ए यूथ, कभी भी अवसर मिलेगा कि भिलाई के लिए कुछ और बेहतर कर सके तो हमेशा करेंगे। बेहतर सोच के साथ मनीष पांडे जी एक ऐसी उम्मीद रखते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे कि भिलाई में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खुले, क्योंकि ये एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। मैं आपसे चर्चा आगे जारी रखते हुए एक जो मुख्य प्रश्न यह पूछना चाहूँगा कि भविष्य में कभी ऐसी कोई संभावनाएं दिखती हैं या आपके अंदर देखी जाती हैं, या लोग अगर आपको चाहते हैं तो आप राजनीति में आना चाहेंगे क्या? सर, मुझे लगता है कि राजनीति में आना, सोशल जो एथिक्स होते हैं उसकी एक सीढ़ी है राजनीति में आना, और मेरे अंदर वो सोशल एथिक्स है और मेरी जो बेस है वो सोशल एथिक्स से ही बनी हुई है। अगर अवसर राजनीति में आने की बात है तो निश्चित तौर पर अगर मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं अवसर को, जो भी अवसर मिलेगा ये भिलाई के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए भी कुछ करने का, अगर उस माध्यम से मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ के जैसा भी अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करूँगा। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही मनीष पांडे जी के साथ में, और अगर चूंकि ये राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शुरू से इन्होंने सेवा देखा है और सेवा करना इनके धर्म में, इनके खून में, इनकी आदत में, इनके वजूद में सेवा शब्द जुड़ा हुआ है, तो सेवा को अगर और बेहतर तरीके से करने का इन्हें मौका मिला तो निश्चित तौर से ये अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते मैं मनीष जी चाहूंगा कि यूथ को अगर कोई बेहतर संदेश आप देना चाहें तो एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि रास्ते बहुत सारे हैं, पर सही रास्ता चुनना और सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, ये सभी यूथ के लिए आज के दिन पे आवश्यक है। और अपनी एनर्जी को उस लक्ष्य के, जो लक्ष्य आपने स्थापित किया है, जो भी मन में आपके लक्ष्य, उस लक्ष्य के प्रति आप सजगता से आगे बढ़ें, दृढ़ता से आगे बढ़ें। यही मैं अपने सभी यूथ और सभी भाइयों बहनों को कहना चाहूँगा। संतोष राय सर को इस क्रिएटिव सोच के लिए ढेरों बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राय विद चाय, लोगों ने कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर ये चाय जो शब्द है ये बड़ा देशी शब्द है कि अगर कोई कैपेचिनो बोले तो लगता है कि अरे हाँ यार ये
बाहर की बात है, पर चाय अगर कोई बोले कि हाँ कटिंग पिला यार और अदरक वाली चाय पिला, तो इसकी एक अलग बात है। और चाय पे जो राय आती है वो अद्भुत रहती है। तो इस कार्यक्रम के लिए, चाय विद राय के लिए संतोष राय सर को ढेर सारी बधाई। और जिस तरीके से वो विचार लोगों के और यूथ के सामने रख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू। ये चर्चा बड़ी खूबसूरत रही। यूथ को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये चर्चा ही आधारित है, युवाओं को सीखने की चर्चा, और चाय पे ही तो पूरी बातें होती हैं। तो चाय विद राय के साथ में आज एक खूबसूरत शख्सियत मनीष पांडे जी के साथ हम थे। फिर अगले वीक में हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।